देर रात दो बच्चे अपने घर में खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी भनक नहीं लगती कि बाहर बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी दौड़ते हुए निकल जाते हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी घर के अंदर के दृश्य से आकर्षित हो जाता है। यह देखकर कुत्ता तुरंत सतर्क हो जाता है। जब बच्चों को कुछ आभास होता है और वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो खिड़की के बाहर दिख रही वह टेढ़ी मेढ़ी परछाई गायब हो चुकी होती है। लेकिन दोनों बच्चे इस हालात के आदी थे। दरअसल वे अनजान नहीं थे, बल्कि बड़ी बुलेट प्रूफ कांच की खिड़की का इस्तेमाल करके जानबूझकर ज़ॉम्बियों को आसपास ही आकर्षित रखते थे। चारों ओर लगाए गए जाल ज़ॉम्बियों को पकड़ तो लेते थे, लेकिन उन्हें मारते नहीं थे। ऐसा करने का मकसद था दूसरे बुरी नीयत वाले बचे हुए लोगों को डराना। इस समय झूमो शहर में ज़ॉम्बी महामारी कई सालों से फैली हुई थी। ऐसे में इतना सुरक्षित और सामान से भरा घर लोगों की नजर में आना तय था। ऊपर से घर के मालिक सिर्फ दो बचे थे। कठिन हालातों ने छोटे जे को उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बना दिया था। फिर भी वह कुछ बेखौफ बचे लोगों से पूरी तरह बच नहीं पाया। एक दिन एक आदमी गाड़ी लेकर जांच पड़ताल करने आ गया। छोटा जे तुरंत खिलौनों के डिब्बे को हथियार की तरह थाम कर सतर्क हो गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब बाहर कोई बड़ा नहीं निकला तो उस आदमी को एहसास हो गया कि शायद यहाँ कोई वयस्क नहीं है। फिर भी वह सावधानी बरता है, मजाकिया बात कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यह सिर्फ अस्थायी पीछे हटना था। कुछ समय बाद वह अपने साथी के साथ फिर लौट आता है। कई दिनों की निगरानी के बाद वे पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। छोटा जे झूठ बोलता है कि उसके माता पिता शहर में घरों की तलाशी लेने गए हैं, लेकिन दोनों उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और सीधे घर में घुसकर लूटपाट शुरू कर देते हैं। घर के अंदर सच में काफी मात्रा में खाना मौजूद होता है, जो छोटे जे की बात से बिल्कुल मेल नहीं खाता। पूरी तरह निश्चिंत होकर दोनों बच्चे को डराने लगे हैं। छोटा जे सीधी टक्कर नहीं लेता, बल्कि चालाकी से उन्हें बहलाने की कोशिश करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुत्ता छोटे जे को सूंघने के बाद अचानक चेतावनी भरी गुर्राहट करता है। छोटा जे तुरंत अपनी बहन को अलमारी के पीछे बनी गुप्त कोठरी में छिपा देता है। उधर अनजान पुरुष और महिला अचानक देखते हैं कि खिड़की के बाहर ढेर सारे ज़ॉम्बी टूट पड़े हैं। उन्हें लगता है कि रोशनी की वजह से ऐसा हुआ है, तो वे जल्दी से लाइट बंद कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ जबरदस्ती अंदर घुस आता है। यह देखकर आदमी घबराकर भागने लगा है। आगे बढ़ने पर वह देखता है कि उसका साथी जमीन पर गिर चुका है। कुछ दिनों बाद दोनों बच्चे फिर से दरवाजे के पास खेलने लगे हैं, लेकिन वह पुरुष और महिला पूरी तरह गायब हो चुके होते हैं, मानो वे कभी आए ही ना हो। इसी दौरान एक क्रूर चेहरे वाला आदमी जंगल में अकेले चलता दिखाई देता है। इतनी खतरनाक दुनिया में भी वह बिना डरे अकेले बाहर निकलता है। जल्द ही ज़ॉम्बियों का एक झुंड उसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन वह न तो पीछे हटता है और न ही रास्ता बदलता है, बल्कि सीधे उन पर टूट पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह आदमी बिना किसी खरोंच के जंगल से बाहर निकल आता है। साफ है कि वह बेहद ताकतवर और अनुभवी योद्धा है। रेग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा होता है, वह संयोग से रहस्यमय माहौल वाले छोटे जे के घर की ओर ही जाती है। जल्द ही उसकी नजर चारों ओर बिछाए गए जालों पर पड़ती है। फिर उसे थोड़ी दूरी पर वह सुरक्षित घर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह जालों से बचते हुए आगे बढ़कर देखने लगता है, तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है। वह समझ नहीं पाता कि इतनी खतरनाक दुनिया में यह बच्ची जिंदा कैसे रह पाई। अगले ही पल सच्चाई सामने आती है। दरअसल हमला छोटे जे ने किया था। वह खिलौनों का डिब्बा सिर्फ दिखावा नहीं था, उसमें जोरदार बेहोश करने वाली दवा भरी हुई थी। भाई बहन अक्सर अपनी मासूम शक्ल का फायदा उठाकर दुश्मनों को भ्रमित कर देते थे। इस बार तो अनुभवी रेग भी उनकी चाल में फंस गया। जब रेग की आंख खुलती है तो वह खुद को घर के बाहर बर्फ पर लेटा पाता है। उसके पास की सारी चीजें गायब हो चुकी होती हैं और छोटा जे पूरी सतर्कता के साथ उसे घूर रहा होता है। बातचीत के दौरान रेग को पता चलता है कि इस घर में सिर्फ वही दो बचे रहते हैं। तभी वह समझ जाता है कि उसकी मौजूदगी से गलतफहमी पैदा हो गई। वह तुरंत कहता है कि उसका यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है, उसे बस अपने हथियार वापस चाहिए और वह तुरंत चला जाएगा। जब छोटा जे यह तय कर लेता है कि रेग का मकसद सामान चुराना नहीं है, तो उल्टा वह उसे जाने नहीं देना चाहता। इसकी वजह सिर्फ यह नहीं थी कि रेग पहले एक स्पेशल फोर्स सैनिक रह चुका था और उनकी कमजोर लड़ाकू ताकत को बढ़ा सकता था, बल्कि यह भी था कि इस सुरक्षित घर में इस वक्त सच में आदमी की बहुत कमी थी। दरअसल छोटे जे की माँ एक वैज्ञानिक थी। किसी जरूरी मिशन के कारण वह काफी समय से बाहर गई हुई थी। सुरक्षित घर का जनरेटर एक ट्रेडमिल से जुड़ा हुआ था, जिससे इंसानी ताकत को बिजली में बदला जाता था। लेकिन छोटा जे ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकता था। इसी वजह से हाल के दिनों में घर में बार बार बिजली चली जाती थी। छोटा जे रेग से वादा करता है कि अगर वह माँ के लौटने तक बिजली बनाने में मदद करे तो वह न सिर्फ उसके रहने और खाने का इंतजाम करेगा, बल्कि जाने से पहले कुछ सामान और उसके हथियार भी लौटा देगा। इस तरह रेग सुरक्षित घर का मानव जनरेटर बन जाता है। उसे हर दिन ट्रेडमिल पर दौड़कर अपनी ताकत झोंकनी पड़ती है, लेकिन इसी दौरान वह जल्दी ही भाई बहन के काफी करीब आ जाता है, एक सुरक्षित और शांत माहौल में। यहाँ तक कि सच में उसे घर जैसा एहसास होने लगा था। लेकिन रेगो नहीं जानता था कि छोटा जे सोते समय भी अपनी पीठ बिस्तर से सटाकर रखता था। साफ था कि कोई न कोई अनकहा राज जरूर है। कुछ समय बाद रेगो को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी है। स्टोर रूम की दीवारों पर खून जैसे लाल खरोंचों के निशान भरे होते हैं, मानो कभी कोई ज़ॉम्बी यहाँ कैद रहा हो। वह अभी यही सोच रहा होता है कि तभी आगे से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आती है। वह सावधानी से झांक कर देखता है तो पाता है कि दरवाजे के बाहर एक गाड़ी खड़ी है। एक आदमी हाथ में बंदूक लिए घर के आसपास घूम रहा होता है। रेगो तुरंत दूर खेल रहे छोटे जे को छिप जाने का इशारा करता है।
है। फिर वह तेजी से घर के अंदर भागता है और उस आदमी के बहन को देखने से पहले ही उसे उठाकर ले जाता है। जल्द ही बिना कुछ पाए वह आदमी वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद छोटा जे पूरी तरह रेगो पर भरोसा करने लगता है और हथियार उसे पहले ही लौटा देता है। लेकिन इससे हालात की बढ़ती खतरे भरी स्थिति नहीं बदलती। यह जगह न सिर्फ अक्सर ज़ॉम्बियों का अड्डा बनती थी, बल्कि समय समय पर दूसरे बचे हुए लोग भी यहाँ ताक झांक करते रहते थे। रेगो सुझाव देता है कि वे दोनों उसके साथ यहाँ से चले जाएं, ताकि हर दिन डर के साए में न जीना पड़े। वे इस पर विचार ही कर रहे होते हैं कि अचानक बहन की चीख सुनाई देती है। पता चलता है कि पहले आया हुआ वही आदमी अब 2 साथियों के साथ फिर लौट आया है। मुश्किल यह थी कि इस बार तीनों के पास बंदूकें थीं और उन्होंने बिना किसी खतरे के खेल रही बहन को बंधक बना लिया था। हालात ऐसे बन गए कि कभी भी भीषण लड़ाई शुरू हो सकती थी। तीनों बदमाश यह देखकर हंसने लगे हैं, लेकिन अगले ही पल रेगो मौके का फायदा उठाकर घबराहट में बहन को उठाकर भाग लेता है और आखिरी बदमाश गोली चलाते ही मारा जा रहा है। दूर से एक औरत शानदार अंदाज में बंदूक नीचे करती है। उसी समय छोटा जे माँ कहकर पुकारता है, लेकिन रेगो को लगता है कि वह आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही है। दरअसल इस बार दुश्मनों के पास सिर्फ बंदूकें ही नहीं थीं और अभी अभी रेगो खुद भी दुर्भाग्य से गोली खा चुका था। जल्द ही उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से होश में आता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर की सारी चोटें पूरी तरह गायब हो चुकी होती हैं। रेगो पर नजर रखे हुए छोटा जे और उसका परिवार उसे जिंदा देखकर खुशी से उसका स्वागत करते हैं और अन्ना के जरिए उसे आखिरकार सारी सच्चाई पता चलती है। असल में ज्यादातर संक्रमित लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग दोबारा इंसान बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके शरीर की पुरानी चोटें और बीमारियां भी अपने आप ठीक हो जाती हैं। रिसर्च संस्थान ऐसे लोगों को परिवर्तित कहता है। छोटा जे कैंसर से पीड़ित था, इसी वजह से उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर खुद को वायरस से संक्रमित किया था। खुशी की बात यह थी कि वह सच में एक परिवर्तित व्यक्ति निकला, लेकिन उसकी एकमात्र कमी परिवर्तित व्यक्ति की एक बड़ी समस्या यह होती है कि वह कुछ समय के अंतराल पर खुद को रोक नहीं पाता और थोड़ी देर के लिए फिर से ज़ॉम्बी बन जाता है। वही स्टोर रूम असल में वह जगह थी जहां वह परिवर्तन के समय खुद को बंद कर लेता था। हालांकि यह परिवर्तन आमतौर पर 20 दिन से 1 महीने के बीच होता है, लेकिन इसका समय तय नहीं होता। इसी वजह से उन्होंने एक बेहद तेज सूंघने वाली कुत्ते को पाला था, ताकि समय रहते खतरे का पता चल सके। कुछ ही समय बाद रेगो ने आखिरकार परिवर्तित व्यक्ति की इस कमी को अपनी आंखों से देख लिया। ज़ॉम्बी बने छोटे जे ने पागलों की तरह दरवाजे पर हमला करना शुरू कर दिया। कई दिनों बाद ही वह दोबारा होश में आ पाया, लेकिन इस समय रेगो के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था। वह यह जानना चाहता था कि क्या उसके अंदर भी परिवर्तित होने की क्षमता है या नहीं, क्योंकि जिस पल उसकी पत्नी और बेटी ज़ॉम्बी बनी थीं, उसने दिल पर पत्थर रखकर खुद अपने हाथों से उन्हें मार दिया था। लेकिन इस बारे में अन्ना भी कोई पक्का जवाब नहीं दे पाती। परिवर्तन का समय हर इंसान में अलग होता है, किसी में कुछ दिनों में तो किसी में हफ्तों या महीनों बाद भी हो सकता है। यह सोचकर रेगो खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि अगर उसके परिवार वाले भी परिवर्तित थे तो हो सकता है वे अब तक जिंदा हो चुके हों। यह ख्याल आते ही वह तुरंत निकल पड़ता है उन्हें देखने के लिए। रेगो वादा करता है कि नतीजा चाहे जो भी हो, वह फिर से यहाँ लौटकर जरूर आएगा। लेकिन उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही दिखाई देता है कि बिना दिशा के भटकते ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड सुरक्षित घर की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर रेगो पास के रास्ते से पूरी ताकत लगाकर वापस दौड़ पड़ता है और उसे यह भी नहीं पता होता कि उसी रात एक और बड़ा समूह वहाँ पहुँच चुका है। वे लोग सामान लूटने नहीं आए थे। असल में लाओ माँ नाम का आदमी पास के एक बड़े ठिकाने का सरगना था। दूसरे बचे लोगों से उसे पता चला था कि छोटा जे एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त था, फिर भी पूरी तरह स्वस्थ घूम रहा है। लाओ माँ की बेटी भी उसी तरह की घातक बीमारी से पीड़ित थी। उसे लगा कि अन्ना के पास कोई चमत्कारी दवा होगी। इसी उम्मीद में वह यहाँ आ पहुँचा। जल्द ही अन्ना को काबू में कर लिया गया। हालांकि भाई बहन गुप्त कमरे में छिपे होने के कारण फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने की तलाशी में वे ज्यादा देर तक छिप नहीं सकते थे। चारों ओर खोजबीन के बाद स्वाभाविक रूप से कोई दवा नहीं मिली, क्योंकि ऐसी कोई दवा थी ही नहीं। अन्ना के कुछ न बताने पर लाओ माँ गुस्से में बोला, मुझे सिर्फ अपने परिवार की परवाह है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तुम समझती हो? क्या तुम समझती हो? उसी समय रेगो आखिरकार ज़ॉम्बियों के झुंड से पहले वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वह देखता है कि दरवाजे पर कई हथियार बंद लोग खड़े हैं। तभी उसे एहसास हो जाता है कि अन्ना और उसके परिवार के साथ कुछ बुरा हो चुका है। किस्मत से रेगो इलाके को अच्छी तरह जानता था। वह एक सुनसान साइड डोर से चुपचाप घर के अंदर घुस जाता है और फिर वह छिपे हुए स्थान की ओर बढ़ता है। इससे उसे यह मौका मिल गया कि अपनी कार्रवाई के दौरान अन्ना को बचाने का रास्ता खोज सके। उसी समय बाहर 2 बदमाश पहरा दे रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनमें से एक अचानक गायब हो गया। फिर जब दूसरा उसे ढूंढने गया तो उसका भी वही हाल हो गया। इधर रेगो घर के अंदर फैले हुए लोगों को निपटा चुका था, लेकिन जैसे ही वह लाओ माँ को खत्म करने वाला था तभी वह पकड़ा गया। डरे हुए चेहरे वाले छोटे जे को देखकर रेगो ने इशारे से कहा कि वह घबराए नहीं। इसके बाद उसने अचानक खुद के गले पर चाकू चला लिया। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हके बके रह गए। कोई समझ नहीं पाया कि वह आखिर करना क्या चाहता है। इसी मौके का फायदा उठाकर छोटा जे अन्ना को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल गया। लेकिन अब किसी को उन दोनों की फिक्र करने का वक्त नहीं था, क्योंकि सबको महसूस होने लगा कि बाहर कुछ गड़बड़ है। अभी वे बाहर देखने ही वाले थे कि जमीन पर पड़ा रेगो पूरी तरह बदल गया। अगले ही पल उसने 2 आदमियों को पल भर में खत्म कर दिया और लाओ माँ भी अपने साथियों की तरह मारा
मारा गया। कुछ ही देर में पूरा कमरा पूरी तरह शांत हो गया, लेकिन उधर अन्ना और छोटा जे खुश नहीं हो पाए, क्योंकि ज़ॉम्बी बने रेगो अब पहले से भी ज्यादा बड़ा खतरा बन चुका था। किस्मत से अभी भी एक गुप्त कमरा था जहाँ वे दोनों छिप सकते थे, लेकिन साफ था कि वे कुछ समय तक बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उसी वक्त एक बहुत बड़ा झुंड तेजी से इस ओर बढ़ रहा था। जब रेगो को दोबारा होश आया तो उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। सुरक्षित घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। चारों ओर टुकड़ों में पड़ी लाशें थीं। वह जल्दी से एक बंदूक उठाता है और चारों ओर तलाशी लेने लगता है। अच्छी बात यह थी कि ज़ॉम्बियों का झुंड तब तक जा चुका था, लेकिन चूंकि रेगो उस समय होश में नहीं था, इसलिए अन्ना और छोटा जे सिर्फ एक कागज पर रास्ता और जगह लिखकर वहाँ से निकल गए थे। सिर्फ यही नहीं, यह जगह अब सुरक्षित नहीं रही थी। अन्ना को रिसर्च सेंटर से नई जानकारी भी मिली थी कि परिवर्तित लोगों में और भी गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वे चाहते थे कि रेगो ये संदेश पढ़ते ही जल्द से जल्द उनसे आ मिले। अब इस कठिन सफर में और कौन कौन से खतरे आएंगे, इसका जवाब अगली कहानी में ही मिलेगा।